नमस्कार दोस्तों। तो इस सेशन में हम साउथ इंडिया के जो संगम काल की जो डायनेस्टीज़ रही हैं उनका यहाँ पर ठीक है एनालिसिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उनको यहाँ पे स्टडी करेंगे। आमतौर पे ये देखा गया है और रिसेंट ईयर्स में ये चीज़ देखी गई है कि यूपीएससी का जो झुकाव है साउथ इंडिया की हिस्ट्री पे उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप भी अगर पाएंगे तो मैं अगर आपको अभी कुछ क्वेश्चंस के अगर एग्जांपल दूं, राइट, कि देखिए 2022 में संगम लिटरेचर पे ये एक क्वेश्चन आया, ठीक है, और ये 2018 सीडीएस का क्वेश्चन है। और 2023 में ही संगम काल की ये जो कुछ पोर्ट्स हैं, पोर्ट सिटीज़ पे इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। 2022 में तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में आई थिंक 3 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए थे। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है, राइट। उसी टाइम से 2017 का ये है। ये देखिए 2023 में ये दूसरा क्वेश्चन 2023 में संगम काल से ही, ठीक है। और तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्पेशली 2022 के बाद से कमीशन हर है ना हर एक एग्ज़ाम में जो भी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री, स्पेशली जो संगम काल की हिस्ट्री रही है, ठीक है, और जो लेटर चोला, लेटर पांड्या, चेरा, उन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और क्रोनोलॉजी पर बेस्ड भी कमीशन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम संगम लिटरेचर को, ठीक है, ये जो पूरा सेशन है ये इसी चीज़ पे डेडिकेटेड होगा। सारे इसके पीवाईक्यू कवर करेंगे और जितना भी, ठीक है, संगम काल से रिलेटेड कुछ भी कमीशन पूछ सकता है 360 डिग्री एनालिसिस उसका हम करेंगे। देखिए सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, बेसिक से। आपकी एनसीईआरटी भी, ठीक है, अब देखिए जो लोग नए यहाँ पे, ठीक है, सेशन में अभी जुड़े हुए हैं, या फिर हो सकता है मैं ये यूट्यूब में ये वाला सेशन इसमें डालूँ, राइट, क्योंकि ये काफ़ी टफ रहता है, ये हमें समझ भी नहीं आता है साउथ इंडिया की हिस्ट्री। तो मैंने कोशिश की है कि एक तरीके से, ठीक है, एक फ्लो में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँ, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, और आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, कैसे कैसे वहाँ से कमीशन क्वेश्चन पूछ सकता है और कहाँ कहाँ से उसने पूछे हैं। एक मुझे बहुत अमेजिंग आर्टिकल मिला जहाँ से कमीशन के द्वारा आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब उस एक आर्टिकल से बन रहे थे। मुझे तो लगता है कमीशन का सोर्स भी वही है क्वेश्चन बनाने का, एक एक वो सिंगल आर्टिकल। तो वो हिस्टोरिकल आर्काइव्स का ही एक आर्टिकल है और मोस्ट ऑफ द कंटेंट उस आर्टिकल से यहाँ पे लिया गया है, राइट। तो 360 डिग्री एनालिसिस हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले तमिलकम के बारे में जानते हैं। आपकी एनसीईआरटी भी इसी से शुरू करते हैं, ठीक है, यहीं से एनसीईआरटी भी शुरू होती है। तमिलकम बेसिकली एनसीईआरटी के अनुसार चोल, चेर और पांड्या, ठीक है, ये तीन जो डायनेस्टीज थी साउथ इंडिया की, उन्हें तमिलकम कहा जाता है। लेकिन एनसीईआरटी इसमें आधा ही इन्फॉर्मेशन आपको देती है। जब मैंने थोड़ा इसमें और सर्च किया, एक्चुअल में जो तमिलकम है वो उस एक पूरे साउथ साउथ इंडिया के उस पूरे रीजन को ठीक है डिनोट करता है, जिसमें तीन नहीं बल्कि चार डायनेस्टीज थी, चोल, चेर, पांड्या और सत्यपुत्र। यहाँ से सवाल अच्छा आ सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या साउथ इंडियन हिस्ट्री सत्यपुत्र कौन थे, ठीक है। तो स्पेशली इतना कम से कम आपको याद रहे कि भैया ये जो सत्यपुत्र थे ये बेसिकली डायनेस्टी ऑफ वेलियर किंग्स ये हुआ करते थे साउथ इंडिया में। बेसिकली ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रहे कि भैया दे यूज टू कॉल देमसेल्स एज द मेंबर्स ऑफ द फ्रेटर्निटी ऑफ ट्रुथ, समझ रहे हो। और ये पुराणों में भी मेंशनड है, तमिल लिटरेचर में भी मेंशनड है और अशोक के एडिक्ट्स में भी ये मेंशनड है। इनफैक्ट हमने पिछले सेशन में जब हम मौर्य और मौर्योत्तर काल को जब हम देख रहे थे तो हमने पाया कि अशोक के एडिक्ट और जो खारवेल के, ठीक है, खारवेल की जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें चोल, चेर और पांडे को तीन, ठीक है, तीन ट्राइबल ट्राइबल स्टेट्स के तौर पे वहाँ पे बताया गया है इनके एडिक्ट्स में, अशोक और खारवेल के। ध्यान में आपको ये भी रखना है कि अशोक के एडिक्ट्स में, तमिल लिटरेचर में, पुराणों में सत्यपुत्रों का भी जिक्र है जो कि आपके तमिलकम का ही हिस्सा माना जाता है, समझ लो। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगली बात भाई, एक क्वेश्चन एक और ये भी हमें बहुत लोगों ने, ठीक है, ये बताया है कि भैया जो संगम लिटरेचर है, और बहुत बार हमें ये कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि हम मानते हैं कि जो संगम पोइम्स है बेसिकली, ठीक है, तीन संगम हुए हैं। माना तो ये जाता है कि जो पहला संगम हुआ, पहली जो संगम की सभा हुई, माना ये जाता है कि वो 8000, ठीक है, बीसीई के आसपास हुई थी और ये 4000 साल तक चली, समझ रहे हो।
4000 साल तक चली है। ये एक चौंकाने वाली चीज़ है। आप जब पाएंगे तो जो पहला संगम है, पहला संगम, ये 4400 ईयर्स तक चली, पहला संगम। दूसरा संगम जिसे हम इदाई कहते हैं, पहले संगम को तलाई, है ना, पहले सबसे पहले तलाई बिछाई, उसके ऊपर इदाई आई, फिर कदाई हुई, समझ लो, फिर कुटाई हुई, ऐसे समझ लो राइट। तो पहला, सबसे पहले क्या बिछाई आपने? तलाई। पहले संगम को तलाई संगम कहते हैं, फिर इदाई, फिर कदाई। तो जो आपका इदाई संगम था, सेकंड संगम, ठीक है, ये 3700 साल तक चला। और जो आपका कदाई संगम है, तीसरा संगम, ये 1850 साल तक चला। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बस आपकी आंखें खोलने के लिए ताकि आइडिया एटलीस्ट लगे कि ये जो संगम लिटरेचर है कि ये कितना पुराना लिटरेचर है, समझ लो। ये माना ही जाता है कि ये 9500 BCE लगभग से लेकर के पीछे तक, ठीक है, आपके 8-10 हज़ार साल तक ये बनता रहा। लेकिन इसके हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। ये कहावतों के अनुसार है, ये बात समझ रहे हो, ये कहावतों के अनुसार है। जैसे वेदों को भी लोग मानते हैं कि भाई पता नहीं कब के रहे होंगे, लेकिन हिस्टोरिकली तो हम वेदों को कब का मानते हैं? लगभग सिर्फ 1500 BCE के आसपास शुरू हुआ आपका ऋग्वेद, समझ रहे हो, और आपके 600 BCE तक हम वैदिक काल को मानते हैं, राइट ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक दोनों मिला करके। सिमिलरली इन्हें भी बहुत एंशियंट माना जाता है, इन संगमों को बहुत एंशियंट माना जाता है। लेकिन इसके जो हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं वो हैं 300 BCE से लेकर के 300 AD तक, है ना, लगभग 200 से 300 AD तक। तब तक आपके ये संगम काल चला हिस्टोरिकली, समझ रहे हो इस बात को। तो अगर वो स्टेटमेंट्स में ये भी दे देना कि भैया जो तलाई संगम या फिर पहला, ये तो अगर ध्यान में रखना है याद रख सकते हैं, है ना, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तलाई, इदाई, कदाई, ऐसे भी वो सीधा पूछ सकते हैं कि द टर्म्स, और पूछ भी वो ऐसे ही रहे हैं। आगे आप क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन वो इसी टाइप के पूछ रहे हैं। यहाँ से आपने जो चीज़ नोट करके जाना है वो अब ये टर्म्स, ये ध्यान से, और मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या बिछाएंगे? सोने से पहले क्या बिछाएंगे आप? तलाई बिछाएंगे, उसके बाद, है ना, इदाई आएगी, फिर कदाई, आई के, आई डोंट नो, आई नो, आई के, समझ रहे हो, आई नो, तलाई, आई नो, तलाई, आई नो, समझ रहे हो। तो अगर मान लो ये टर्म्स अगर आए, तलाई, इदाई, कदाई, ये क्या चीज़ें हैं, तो ऐसा मत समझना कि यार ये कोई, है ना, ऊपर से आई हुई चीज़ें हैं, नो, क्लियर। दूसरी बात, ये जो आपका, ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2013 का ये CDS का क्वेश्चन है कि संगम लिटरेचर जो साउथ इंडिया में फॉर्म हुआ, ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज में हुआ? तो तमिल, ये तो सभी को पता है। अगली बात आपको एक और याद रखनी है कि भैया ये जो संगम है इनका मतलब क्या था? इट मेंट एकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो इस तरीके से टर्म्स पे आपसे पूछ लेता है। उन्होंने 2024 CDS में ये पूछ लिया था कि इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में जो थेरी है, थेरी किसे कहा जाता है, समझ रहे हो। ऑप्शन में था कि इसे ओल्ड, है ना, ओल्ड रिस्पेक्टेड वुमन, या फिर थेरी वॉज अ, राइट, थेरी वॉज अ बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट फीमेल मॉन्क। इस टाइप से उन्होंने 2-3 उसमें आपके, ठीक है, स्टेटमेंट्स दे दी थी कि थेरी का क्या मतलब है। सिमिलरली तमिल, ये जो संगम है, संगम का ही मतलब क्या है? तो संगम बेसिकली एक एकेडमी, है ना, ऑफ पोइट्स हुआ करते थे। इन्हीं को मुछंगम भी कहते हैं, संगम को मुछंगम भी कहते हैं, समझ रहे हो। और ये पांड्यों के अंडर ऑर्गेनाइज हुए थे मदुरई में, पांड्यों के अंडर, समझ लो। अब ये चोल चेर पांड्या, इनके इनके जो एरिया है, सीधी बात है, ठीक है, ये आपके इधर पीछे को चेर आ गए, नीचे आपका ये पांड्या हो गया, ये वाला जो एरिया बचता है ऊपर का, ये आपका चोल का एरिया बच जाता है, समझ रहे हो। ये हमेशा ऐसा ही चलेगा, चोल चेर पांड्या हमेशा ऐसा ही चलेगा, क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर। 3 संगम हुए थे भाई, कितने संगम हुए थे? 3 संगम। कहावतों के अनुसार बहुत पुराने हैं, लेकिन अभी हमें कितना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कितना मिलता है? बस लगभग 600 साल का रिकॉर्ड, 300 BCE से 300 AD तक, समझ रहे हो। अब यहाँ से कुछ बातें ध्यान से सुनना। पहला संगम हुआ तो हुआ, बहुत सारे पोइट थे, नो डाउट, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छी कई, ठीक है, बुक्स भी लिखी गई, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद जो रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक ये रखना है, इस पे क्वेश्चन बने भी हैं कि भैया तोलकपियन, नंबर 1, ये तोलकपियम बना कब, लिखा कब गया? सेकंड संगम में।
हमने देखे ना जब भी हमने देखा कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, तो चारों में क्या क्या हुआ उसके रिकॉर्ड हमने देखे हैं। वो पीवाईक्यू में आपने अभी, है ना, जो नए लर्नर हैं या फिर जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, भाई ये कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं कसम से बता रहा हूँ, इस टाइप से पीवाईक्यू देखो यार, आपको यूट्यूब में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ये मैं तो 3 साल हो गए मुझे ये करते करते। ये लोग तो नए आए हुए हैं अभी, ठीक है, फील्ड में। मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ इधर, ठीक है। और जो लोग मुझे नहीं भी जानते हैं, एक बार ये civilspot.in पे जा करके लॉग इन कर लेना। यहाँ पे मेरे बारे में आप जान सकते हैं। मैं खुद 3 बार फ्री दिया हूँ, ठीक है, और तीनों बार 110+ मेरा अपना स्कोर आया हुआ है। सो दिस इज़ द थिंग। तो अगर आप भाई इस तरीके से अगर पीवाईक्यू आप पढ़ना चाहते हैं ना, थीम वाइज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सारे पीवाईक्यू इधर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, ये आपका पूरा रिवीजन है। मैं तभी आराम से चीज़ें बताता हूँ ताकि, है ना, कम से कम अगर 1 घंटा आप लगा रहे हो तो सिर्फ प्रैक्टिस में ना लगाओ यार, ताकि वो रिवीजन भी हो। और अभी हम एंशियंट इंडिया पे देखिए इतना फोकस कर रहे हैं, ये सब एंशियंट इंडिया पे है, ये सब एंशियंट। ये देखिए इकोनॉमी पे 8-9 काफ़ी सारी इसमें वीडियोज़ आ गई है। इस पूरे लेक्चर में मे बी 22 या 23 वीडियोज़ अभी तक अपलोड हो चुकी है और होती रहेगी, ठीक है। ये आपके मई तक, आपके मई तक आपकी वीडियोज़ इसमें आती रहेगी, लगभग डेली लेक्चर। और फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे भी फिर, ठीक है, 2 लेक्चर पर डे करेंगे ताकि प्रैक्टिस हमारा बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो पीवाईक्यू का। तो ये फेब में 15-18 फेब से हम और ज़्यादा इसे बढ़ाएंगे। तो टाइमली आप सभी लोग प्लीज़ एनरोल कर लीजिए, है ना। एनरोलमेंट की यार फीस ज़्यादा नहीं है, कसम से बताऊं। और ये साइंस एंड टेक, ये भी एक गोल्डन आपके लिए कोर्स हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने भी एनरोल किया है उनको बेनिफिट हुआ ही है। आप जा कर के फीडबैक्स पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, और ये इसमें जा कर के आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे फीडबैक लोगों की अवेलेबल है, राइट। और 2023 में तो इस एक कोर्स से, है ना, 9 आउट ऑफ 12 जितने भी साइंस एंड टेक के आपके क्वेश्चन आए हुए थे, वो इस कोर्स से लाइन टू लाइन, मैंने प्रूफ वाली वीडियो नीचे डाली होगी कमेंट सेक्शन में, जाकर के एक बार देख लेना। लाइन टू लाइन आप वो क्वेश्चन बना सकते थे, एक भी लाइन बाहर से नहीं, समझ रहे हो। तो भगवान करे इस बार भी फिर ऐसा हो। ये अपडेटेड कोर्स है, अपडेटेड मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। तो प्रीलिम्स का पंचनामा तो ज्वाइन कीजिए कीजिए। अब आते हैं इसमें, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ेंगे ना, ये जो हमने कोर्स किया हुआ है इसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जब हमने पढ़ा, तब हमने ये भी देखा कि यार कौन सी काउंसिल में क्या हो रहा है। ऐसा ही संगम के लिए भी जरूरी है। एटलीस्ट ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि तोल कपियार के द्वारा लिखी गई जो तोल कपियम है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये बेसिकली तमिल ग्रामर है, ठीक वैसा जैसा पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी लिखी, ठीक है, संस्कृत के रिस्पेक्ट में। फिर उस पे पतंजलि ने अपना मद महाभाष्य लिखा। ये सब याद रहना चाहिए आपको, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है ये सब याद रहना चाहिए। हमने अभी अभी यहाँ 2-3 दिन पहले ये पढ़ा हुआ है कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य किस चीज़ पे था? ये कमेंट्री थी पाणिनि की अष्टाध्यायी पे। सिमिलरली लगभग लगभग सेम पीरियड में साउथ इंडिया पीछे नहीं था इस मामले में। उन्होंने भी तोल कपियार ने तोल कपियम एक बुक लिखी, है ना, तमिल ग्रामर पे, ठीक ऐसी जैसी पाणिनि ने लिखी थी नॉर्थ इंडिया में। समझ रहे हो ना इस बात को? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और तोल कपियार को तो बेसिकली अगस्त्य मुनि का 12वां डिसाइपल भी माना जाता है। लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम ये याद रखें कि तोल कपियम कब बनी? सेकंड संगम में बनी है भाई, फर्स्ट में नहीं बनी है। फर्स्ट में नहीं बनी है, याद भी यही रखनी है। तोल कपियम सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं आपके थर्ड संगम, तीसरा संगम, ठीक है, ये भी मदुरा में आपका हुआ। इंपॉर्टेंट बात है तीसरे संगम में, ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारी आपकी पोइम्स वगैरह कंपाइल की गई। और जितनी भी आपकी पोइम्स संगम लिटरेचर में लिखी गई है, उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है बेसिकली, एट्टिटोगही, पट्टू पट्टू। ये तो याद रखना भाई, मैं सच में बता रहा हूँ। ये टर्म्स वो पूछेंगे, ये फेमस टर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तभी मैं इसको ऐसे रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ। एट्टुटोकई, पट्टू पट्टू और पट्टी नेनकिल। ये आपको इतना बड़ा नाम याद नहीं रहेगा, कक्कू कक्कू इसमें पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अक्कू अक्कू और कक्कू कक्कू जो ये लगा रहे हैं ना, अक्कू अक्कू बेसिकली वहाँ पोइम के लिए बोलते हैं, समझ रहे हो। एट्टू टुगई, पट्टू पट्टू और पट्टी नेनकिल, कम से कम ये 3 याद रखना है आपको, ये नाम एट्टू टुगई, पट्टू पट्टू और पट्टी नेनकिल। कैसे याद रखना है? पट्टू पट्टू तो याद रह जाएगा यार, पट्टू क्या होता है अगर किसी को पता हो, पट्टा पट्टू, ठीक है। अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया में रह रहे हो, पहाड़ी मतलब
लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया। तो वहाँ पे जो कंबल होती है ना, लोकल कंबल, उसे पट्टू कहते हैं। आप अगर कभी ऊपर, ठीक है, जे एंड के साइड भी जाएँ तो वहाँ पे भी जो वुलन कंबल होगी उसे पट्टू कहते हैं, पट्टू। तो पट्टू पट्टू तो आपको याद रह जाएगा। पट्टी नेनकिल भी यहीं से याद रहेगा, पट्टी पट्टू, पट्टी पट्टू। ये पड्डी या पट्टी एक ही बात है। एट्टू तो गई, ये आपको याद रखना है। ये मेंस के लिए भी ज़रूरी है, वहाँ आप ये कोट कर सकते हैं। तमिल लिटरेचर पे आता है भाई, मेंस पे क्वेश्चन आता है, तो यही सब कुछ हो रहा है। इसके बाहर और कुछ नहीं करना है आपको, समझ लो। इंपॉर्टेंट बात, इनमें से ये जो दो है ना पहले, एट्टू तो गई और पट्टू पट्टू, इन्हें मिल करके मेल कनक्कू, ठीक है, याद रखना है तो ये याद रख लेना। अदरवाइज अदरवाइज ध्यान में बस इतना याद रखना कि ये जो दो है ना पहले वाले, मेल कनक्कू याद रहे तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये नाम याद रखने कि अट्टू तो गई और पट्टू पट्टू, इन्हें मेल कनक्कू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें थोड़े बड़े साइज की पोइम्स हैं। ये जो पट्टी नीलगिल है ना, ये माइनर वर्क्स है, ये छोटे साइज की पोइम है, कितनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे साइज की पोइम है, है ना, इनके छंद छोटे हैं, ये कम से कम ध्यान में रहे। 2022 का क्वेश्चन है कि तोल कप्पियम इनमें से क्या चीज़ करेक्ट नहीं है, कि क्या ये एक ट्रीटाइज ऑन ग्रामर है। इट वॉज कंपोज बिटवीन 1st to 4th सेंचुरी सी। इतना कौन याद रखे कि कब जैसे हुआ। रुको, स्टैंड बाय मोड में इट वॉज द पार्ट ऑफ संगम कॉर्पस। स्टैंड बाय मोड में इट वॉज कंपोज बाय पाणिनि। बस यहीं लग गया। पाणिनि ने क्या लिखा भाई? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ये भी ध्यान में रखना। कसम से बड़ी बड़ी जो आपकी वो, ठीक है, एक गलती रहती है वो ये रहती है। एक बड़ी गलती जो आपकी है वो ये है कि भाई आप बार बार डिले कर रहे हैं। द सिविल स्पॉट डॉट इन, कसम से मैं बता रहा हूँ, सिविल स्पॉट डॉट इन, इस वेबसाइट को एक बार चेकआउट करो, इस कोर्स को एक बार देखो 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 कि आप जो पैसा टेस्ट सीरीज में वेस्ट कर रहे हैं या वहाँ ट्रिकों में वेस्ट कर रहे हैं, भाई उससे बढ़िया पढ़ लो आराम से। मैं भी पढ़ रहा हूँ, है ना, पढ़ के ये पूरा रिसर्च वर्क इसमें, ये आपको बुकों में नहीं मिलेगा भाई, मैं लिख के देता हूँ। ये मैं इधर सिग्नेचर करके है ना, मैं अपना साइन नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं लिख के देता हूँ। इसमें से कुछ भी चीज़ आपको बुक में मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये बुकों में नहीं मिल रही है भाई, इसके लिए एक पूरा लंबा आर्टिकल पढ़ा हुआ है इस पे, है ना। एक पूरे एक तरीके से रिसर्च पेपर है। वो किसी का रिसर्च पेपर था, वो तो क्रेडिट देना मैं हमेशा भूल भी जाता हूँ, देता भी नहीं हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये भी है, राइट। तो ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलेगी। और सवाल यहीं से पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं क्या? ये सवाल नहीं है क्या? CAPF का, UPSC का क्वेश्चन है, नहीं पूछ रहे हैं क्या इसमें? अभी तो मैं आगे बताता हूँ, आगे बताता हूँ। अगली बात देखिए, जैसे हमने ऊपर देखा कि जैसे हमने इन सेशंस में देखा कि इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे पुराण जो एपिक है ना, एपिक, और जो एपिक बेसिकली महाभारत और आपके रामायण वगैरह है, ऐसे जो एपिक्स हैं नॉर्थ इंडिया में बने। ऐसे ही है ना, नॉर्थ इंडिया के जो एपिक है, आप एक बात पाएंगे, नॉर्थ इंडिया का जो लिटरेचर है वो बहुत धार्मिक लिटरेचर है। उसमें धर्म की बातें, स्पिरिचुअलिटी की बातें, मजहब की बातें बहुत ज़्यादा है। अधार्मिक तो हम साउथ इंडिया को नहीं बोलेंगे, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष जरूर है। जो साउथ इंडिया का आपका लिटरेचर है, संगम लिटरेचर है स्पेशली, उसमें धर्म पे उतनी उतनी ज़्यादा वो ठीक है, वो फोकस नहीं दिया गया है धर्म के एस्पेक्ट पे। यहाँ आपको देवताओं के मंत्र नहीं मिलेंगे, तमिल है ना, इसमें आपको पोइट्री मिल रही है, इसमें आपको नेचर का वर्शिप होते हुए मिल रही है, इसमें आपको प्रेम की कहानियाँ मिल रही है, इसमें आपको युद्ध की कहानियाँ मिल रही है। नो डाउट इसमें देवता मेंशनड है, यक्ष मेंशनड है, यक्षिणियाँ मेंशनड है, ट्राइबल लॉर्ड्स, ट्राइबल गॉड्स मेंशनड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उनकी स्तुति में बनाए गए हैं या फिर उनका जिक्र करते हुए बनाए गए हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो ये बात आपको एक बात ध्यान में रखनी है। अगर वो बोले कि संगम लिटरेचर वो इज लार्जली अ सेकुलर लिटरेचर, यस, संगम नाम से मत चले जाना कि हाँ संगम हुआ है कहीं पे, भागीरथी का संगम, समझ रहे हो, नाम पे मत चले जाना। नंबर 1। नंबर 2, जो इनके एपिक थे, ऊपर जो हमने पढ़े ना, एट्टू टू गई, पट्टू पट्टू और पट्टी नेनकिल, ऊपर जो हमने ये 3 पढ़े, एट्टू टू गई, पट्टू पट्टू और पट्टी नेनकिल, ये तो हमने पढ़े ही पढ़े। इसके अलावा कुछ एपिक आपको भाई ये याद रखने हैं। मैच द फॉलोइंग में वो यहीं से सवाल बना रहे हैं। शिल्पादिकरम एटलीस्ट आपको पता चले, पता रहे। मणिमेखलई और जीवक चिंतामणि, ये 3 एटलीस्ट याद रख लेना।
ये याद नहीं भी रहे कोई बात नहीं, विजयपति याद ना रहे, कुंडलकेशी याद ना रहे, कोई बात नहीं। शिल्पादिकरम और मणिमेखलई याद रखना। ठीक वैसे जैसे आप कुछ नहीं भूलेंगे, मेरे सेशन में है आप, मैं आपको रटवा दूंगा ये चीज़ें। एट्टू टू गई और पट्टू पट्टू जैसे आपको याद रखना था, एक ही कैटेगरी के हैं। एट्टू टू गई और पट्टू पट्टू, पट्टी नेनकिल अलग कैटेगरी का है ना, जैसे हमने ऊपर देखा पट्टी नेनकिल छोटी पोइट्री है। ऐसे ही जो शिल्पादिकरम और मणिमेखलई है, ये दोनों भी एक ही सब्जेक्ट मैटर से बिलोंग करते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसकी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनो। ये कहानी भाई, ये कहानी पुहार की है। पुहार एक पोर्ट सिटी है, ये भी एक क्वेश्चन है, PYQ है। पुहार एक पोर्ट सिटी है, ठीक है, पांडियन पोर्ट सिटी, ईस्टर्न बैंक्स में पुम्पुहार। तो पुहार में दो, है ना, एक एक व्यापारी था कोवलन, व्यापारी था कोवलन, इसकी वाइफ थी कन्नगी। दोनों बड़े पवित्र रिश्ते में थे। पर भाई जैसे जैसे आदमी के पास पैसा आता है ना, उसकी हवस भी बढ़ती है। ये बात हमें शिल्पाधिकरम भी कहता है ना। शिल्पाधिकरम जो कि इलांगो अधिगल ने लिखा है, इसकी पहले मैं आपको कहानी बता दूं। कहानी क्या है, कोवलन और कन्नगी हस्बैंड वाइफ थे, अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन पैसा ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से अब इसकी इच्छाएं बढ़ने लगी कोवलन की। कोवलन को माधवी से प्रेम हो गया। माधवी एक डांसर थी, सुंदर थी बहुत, और इसकी वजह से ये अब कन्नगी से थोड़ा दूर भी रहने लगा। लोगों ने इसे बहिष्कृत भी किया, है ना। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जैसा कि आप देखेंगे हर ही जगह जहाँ जहाँ पे आदमी की ठरक जिंदा हुई है, वहाँ वहाँ उसके हाथ से वैभव क्या है, ये हमेशा का हुआ है। वैभवी व्यक्ति कभी इस तरीके की चीज़ों में अगर पड़ा रहेगा, दिमाग अगर अगर वो ये कर रहा है, साइड बाय साइड कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिमाग इसमें घुसे जा रहा है और इसी में है, तो वैभव का जाना तय है। यही बात कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, है ना, कि हे अनार्य व्यक्ति, तुम अनार्यों जैसी बातें मत करो, इंद्रियों के गुलाम नहीं होना है तुम्हें, है ना, तुम्हें लड़ना होगा। सेम बात वो कि जो लड़ने वाला, जो एक व्यापारी आदमी अगर वो इसी में लगा रहे, तो भाई उसका व्यापार तो नष्ट होगा ही, उसके पास नहीं बचा पैसा, गरीब हो गया। लेकिन कन्नगी ने उसका फिर भी साथ नहीं छोड़ा। हुआ बेसिकली बाद में क्या कि उसने एक, ठीक है, एक काइंड ऑफ जो पायल है ना, पायल टाइप, ये किसी एक गोल्ड स्मिथ से उसने पायल अपनी कन्नगी के लिए खरीदी, राइट। लेकिन उसी टाइम पे सेम टाइप की जो पायल है, वो जो राजा सेनगुतुवन था, उसकी वाइफ की चोरी भी हुई थी। और उस टाइम पे चोरी का जो वहाँ पे ठीक है, जो चोरी का जो आपको पनिशमेंट मिलती थी, वो थी सजाए मौत। तो सेन गुतुवन ने अपने दूत लगाए कि भैया ढूंढो पायल कहाँ है। पायल मिली कोवलन के पास, उस बेचारे ने नई नई खरीदी थी, हालांकि वो बिल्कुल सेम वैसी थी, है ना, वो नहीं थी जो रानी की हो। अब उसे पकड़ लिया, है ना, और कोवलन अपने आप को वो, ठीक है, नॉट गिल्टी, या फिर वो अपने आप को इनोसेंट वहाँ प्रूव नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया तो उसे सजाए मौत दी गई। कन्नगी ढूंढते ढूंढते दरबार में आई सेनगुतुवन के, और उसने अपनी, ठीक है, अपनी ही, ठीक है, वो जो पायल का हिस्सा था, जो उसने कन्नगी को एक दे के रखा था, एक उसके पास था बेसिकली, आई थिंक वो रिपेयर करवाने के लिए लाया था उसको, ऐसा कुछ था। तो कन्नगी ने दूसरा पीस भी बताया कि ये मेरी पायल थी, और ये मेरी पायल को ठीक कराने आया था, समझ रहे हो। तो इससे उसने प्रूव कर दिया कि तुमने, सेन गुतुवन, तुमने इनजस्टिस किया है, और राजा का काम है जस्टिस करना। इस बात को समझ रहे हो। इसीलिए शिल्पाधिकरम को एक ऐसा डॉक्यूमेंट माना जाता है जिसमें कि स्टेट क्राफ्ट की, अगर वो बोले ना कि शिल्पाधिकरम का सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या लव सब्जेक्ट मैटर है, यस। एट द सेम टाइम अगर स्टेट क्राफ्ट भी वो बोले ना, तो उसमें भी कतरा मत जाना। इसमें स्टेट क्राफ्ट या फिर स्टेट के लिए क्या नियम होने चाहिए, राजा के लिए क्या नियम होने चाहिए, ठीक वैसे जैसे अर्थशास्त्र में दिए गए हैं, वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा लिटरेरी टाइप में बताने की कोशिश की गई है। ये है इसके पीछे की कहानी, समझ रहे हो। तो कन्नगी ने क्या किया, प्रतिशोध में उसे, है ना, एकदम रेवेंज लेने के लिए सेनगुतुवन राजा को उसने श्राप दे दिया, और उसने अपने तेज से
पूरे पुंपुहार में आग लगा दी। आग लगा दी, पूरा शहर उसने जला दिया अपने तेज से। समझ रहे हो ना इस बात को। और इसीलिए कन्नगी को वहाँ पे देवता की तरह, आज भी देवी की तरह पूजा जाता है, देवी कन्नगी। और वहीं से पत्तिनी कल्ट, समझ रहे हो, पति पत्नी, पत्तिनी कल्ट, ये भी वहीं से शुरू हुआ। राइट। हमने देखा था ना कि 7 गॉडेस का कल्ट है ना, सप्त, हाँ ठीक है, सप्त मातृ, ऐसा करके एक एक कल्ट हमने पढ़ा था ड्यूरिंग सातवाहन। सातवाहनों के टाइम पे भाई एक ऐसा ही कल्ट नया शुरू हुआ था आपके आंध्र प्रदेश में, है ना, जिसमें 7 गॉडेसेस को पूजा जाता था। सब चीज़ें याद रखनी है, हमने पढ़ा 2-3 सेशन पहले। ये तो एक कल्ट अगर ये भी आपसे पूछे वो कि पत्नी कल्ट क्या है ना, या फिर कन्नगी कल्ट क्या है, तो ये ध्यान में रहे कि ये आपके संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। और मैं बताऊंगा भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे हुए हैं। नंबर 1 यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया कि पुहार जो है एक पोर्ट सिटी थी, यहाँ से अब ये क्लियर हो गया। आगे देखो, मणिमेगलाई क्या है फिर, ये तो याद रख लेना, शिल्पाधिकरम इलांगो अधिगल ने बनाया है। शिल्पाधिकरम किसने लिखा है, इलांगो अधिगल ने लिखा है। समझ रहे हो, ये बात ध्यान में रखना है। शिल्पाधिकरम याद रहे तो ठीक है, सॉरी मणिमेगलई जो है याद रहेगी, ये जो है सित्तालई सत्तानार ने लिखा हुआ है, याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट ऊपर का याद रख लेना है, इदांगो अधिगल एक तो याद रहना ही चाहिए, ताकि मैच द फॉलोइंग में आप इसे तो लगा ही दो। तो मणिमेगलई इसी की कंटिन्यूएशन है शिल्पाधिकरम की, है ना। तो जो कोवलन और माधवी, माधवी कौन थी, डांसर, कन्नगी नहीं, जो डांसर थी माधवी, और कोवलन, इनकी भी एक बेटी हुई थी, है ना। तो ये उस बेटी की कहानी है कि आगे उसने क्या किया, है ना, उसने अपने रिलीजियस लिटरेरी इंटरेस्ट वगैरह उसे किस तरीके से उसने परसू किया, समझ रहे हो, एकदम पवित्र आत्मा के तौर पे उसे बताया गया है। तो ये शिल्पाधिकरम मणिमेगलई एक ही कैटेगरी के है। जीवक चिंतामणि को याद रखने की मैंने क्यों आपको कहा, इसीलिए क्योंकि जब हमने जैन धर्म को भी पढ़ा था, जैनिज्म पे जब हमने लेक्चर लिया था, तब भी हमने पढ़ा था कि जीवक चिंतामणि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है साउथ इंडिया में जैन रिलीजन किस तरीके से फैला, इस बात को जानने का। समझ लो, जीवक चिंतामणि। तो ये याद अगर रहे आपको कि जो तिरुत तिरुत्तक देव, है ना, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ इजीली, तिरुत्तक देव जो थे, तिरुत्तक देव, तो तिरुत्तक देव ने जीवक चिंतामणि लिखी थी, और ये जैन धर्म पे है, समझ रहे हो। इसमें बताया गया है कि जो चोल थे उस टाइम के, वो किस तरीके से जैन धर्म में कन्वर्ट हुए, कन्वर्जन, इस चीज़ है ना, इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बताया गया, और जैन डॉक्ट्राइन पे आधारित ये है। यहाँ से आपने बात क्या समझनी है, बातें समझनी है, रटनी नहीं है, बातें क्या समझनी है। यहाँ से आपको पता चल गया कि जो साउथ इंडिया की पोइट्री है या फिर साउथ इंडिया का लिटरेचर है, वो लव, वॉर, है ना, या फिर इवन इवन थोड़ा बहुत इस तरीके के रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स की भी बात करता है, स्टेट क्राफ्ट की बात करता है। अगर वो इन सब चीज़ों से सवाल पूछे कि हाँ क्या इनको डिस्कस करता है, यस डिस्कस करता है, राइट। फिर इसमें ऐसा लिटरेचर भी है जो जैन धर्म के बारे में भी बात करता है। वो सवाल आपसे ये भी पूछ सकता था, सवाल वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बिट टिल टिल 300 BCE द जैन फेथ was limited up to modern day Karnataka, and it could not spread southwards to the Tamilkam area। अगर वो ऐसे आपसे सवाल पूछ ले तो आपने हड़बड़ा नहीं जाना है, उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि यस तमिलकम में भी जीवक चिंतामणि उस टाइम पे, तमिलकम समझते हो ना, ठीक है। तो जो आपका चोल जेर पांड्या का एरिया है, और जो आपका ये हमने ऊपर पढ़े क्या कहते हैं, ठीक है, सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स जो भी था, ठीक है। तो ये इन इन चारों का जो एरिया है उसे हम तमिलकम कह रहे हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे आपका जैन फेथ भी था, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से वो सवाल बनाएगा आपको, क्लियर। अगली बात, इस पे तो उसने सवाल पूछा ही है, ये हमने पिछले सेशन में देखा, ये PYQ है, PYQ है, इस पे उसने सवाल पूछा था कि खारवेल के इंस्क्रिप्शन में, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में, और जो जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है, इसमें चोल चेर पांड्यों का मेंशन किया गया है, समझ रहे हो ना। इसमें
चोल चेर पांड्यों का मेंशन किया गया है। यहाँ से वो फिर स्टेटमेंट बना सकता है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन या फिर खारवेल, क्या इनके इंस्क्रिप्शन जिसे, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन वो ऐसे बना सकता है, राइट। अगली बात कि मेगास्थनीज ने भी क्या ऐसे किसी मेंशन को किया है, क्या मेगास्थनीज की बुक में ऐसा कोई मेंशन मिलता है? मिलता है, पांड्यों के बारे में वहाँ पे भी मिलता है। समझ रहे हो इस बात को? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो अभी आप आगे देखेंगे कि इसका जादू क्या है। अरिक मेदू हो गया, पुम्पुहार, कुदू मनाल, भाई यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। अभी जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना, सीधे इसी पे क्वेश्चन पे आएंगे। अभी एक बार थोड़ा इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, स्पेशली चोलों की थोड़ा जान लेते हैं। करी काल का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसे जानना ज़रूरी है। और चोलों की हिस्ट्री भी इतनी रिच रही है कि जो हम लेटर चोल भी जब पढ़ेंगे, ये ऑलरेडी यूपीएससी ने सीएससी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से राजा ने, है ना, सिलोन को जीता था, है ना। तो वो राजेंद्र, हाँ, राजेंद्र चोला पे वो क्वेश्चन था, लेकिन वो लेटर चोल है। एक कन्फ्यूजन ये भी है, लोगों को लगता है कि यार राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला वगैरह, सर आप ये तो नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं, जो भी आपके साउथ इंडियन डायनेस्टी रहे हैं, चोल चेर पांड्या, चोल चेर पांड्या, ये डायनेस्टीज दो हिस्सों में थी, एक अर्ली हिस्सा और एक बाद का हिस्सा। जब आपका लगभग गुप्त काल का समय था, तब आपका साउथ में लगभग पल्लव का चला, है ना। तो चोल चेर और पांड्या उस टाइम थोड़े डिमिनिश होती हुई उनकी पावर आपको देखने को मिलेगी। इनका फिर से राइज कब हुआ? 7th और 8th सेंचुरी में इनका फिर से राइज होना शुरू हुआ पावर के लिए। समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान में रखना है, अर्ली चोल चेर पांड्या अलग है और बाद वाले चोल चेर पांड्या अलग है। अभी हम अर्ली का पढ़ रहे हैं। तो अर्ली जो चोल थे, है ना, संगम चोल, उन संगम चोलों में करी काल जो है ये सबसे फेमस राजा है ना। इसका तो माना जाता है कि इसकी एक लेग जो है ये टूटी हुई थी और ये 4 लेग से, है ना, लकड़ी की टांग से ये चलता था। बावजूद इसके ही वॉज अ वेरी सुपीरियर वॉरियर। पट्टू पट्टू में इसको डिस्क्राइब किया गया है ना। ये तक बताया गया है कि किस तरीके से वो इम्प्रिजन किया गया था, लेकिन फिर भी क्लेवरली वो भागा वहाँ से। यहाँ से सवाल देखो, इंपॉर्टेंट सवाल वो क्या बनाएगा कि तमिलकम के एरिया में, ठीक है, वहाँ पे उनकी पर्सनल नेवी हुआ करती थी। अगर ऐसे वो सवाल पूछे तो घबरा मत जाना, ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं यार नेवी तो बहुत बाद की बात है, शिवाजी ने तो बहुत बाद में नेवी बनाई थी, इसकी कैसे हो गई, है ना। या फिर राजेंद्र चोल, राजराज चोला, इनके टाइम की बात है ये, करिकाल के टाइम की कैसे हो गई? नहीं, इसके पास भी अपनी नेवी थी। अच्छी बात यह है, इसने पांड्य चेरो इन सबको, है ना, इन सबको मिला करके पीटा था और इसके पास अपनी पावरफुल नेवी थी, जिसकी वजह से ये श्रीलंका तक चला गया, है ना। और जो जो पुहार है उसे इसने प्रोमिनेंट पोर्ट बनाया। यहाँ से हमें पता ये चल रहा है कि जो पुहार है ये ईस्टर्न पोर्ट है। पता नहीं चल रहा है क्या? यहाँ से पुहार का ईस्टर्न पोर्ट मतलब ईस्टर्न छोर में ये है। सवाल यहीं से उसने पूछा है कमीशन ने सीएससी में। तो पुहार आपका इधर आता है ईस्टर्न छोर में, कावेरी पट्टनम के पास, कावेरी रिवर के किनारे आपका ये पुहार पोर्ट जो है बसा हुआ था। सवाल यहाँ से भी वो पूछ सकता है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि पुहार, कावेरी पट्टनम, सवाल उसने यहाँ तक पूछे हुए हैं भाई। ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा पोर्ट है जो वेस्ट के साथ ट्रेड के लिए फेमस था। दे देगा वो ऑप्शन, पुहार, अरिकमेदु, ठीक है, और एक आधा और वो ऑप्शन दे देगा इसमें, तोंडी दे देगा ऑप्शन। ऐसा था भी, आगे देखेंगे आप क्वेश्चन इसमें। क्लियर? तो एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, राइट। फिर देखिए, अच्छा इसी पे अभी अभी मैं आपको इसी पे सवाल इसमें थोड़ा दे देता हूँ ताकि आपको ध्यान में साथ में रहे कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट पांड्या पोर्ट। अभी हमने चोलों के पढ़े वो पांड्या पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स इन संगम पोइम्स एंड ग्रीक अकाउंट्स। बताओ जरा इनमें से पांड्या पोर्ट कौन सा है? पुहार का तो हमने अभी अभी पढ़ा कि चोल था ये, है ना, करिकाल ने बनाया हुआ है पुहार, पुम्पुहार। अब आपके पास या तो कोरकई बचता है, अरिकमेदु बचता है, या मुचिरिस बचता है। ये इसे मुजिरिस भी कहते हैं। तो आंसर इज मुजिरिस एक्चुअली। अभी बताऊंगा ये कहाँ से पूछा हुआ है ना।
यहाँ देखो, इसी आर्टिकल से मैं तभी तो बोल रहा हूँ, मैं तभी तो आपको बोल रहा हूँ मुझे ऑनेस्टली ये लगा यूपीएससी ने जितने भी पीवाईक्यू पूछे हुए हैं वो एक इस रिसर्च पेपर से, है ना, किसी भले आदमी के ये रिसर्च पेपर थे, एक रिसर्च पेपर से सारे वो आंसर आप कर पाते। कि जो देखिए, द पोर्ट ऑफ कोरकई वॉज फेमस फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ पर्ल्स। ओह, मैंने मुचिरिस लगाया, सॉरी, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पांड्या पोर्ट वॉज सेलिब्रेटेड संगम पॉइंट इन पर्ल्स। ओह सॉरी सॉरी, यस यस, तो दिस इज कोरकई, सॉरी मैंने मुचिरिस लगा दिया, इट इज़ कोरकई। तो यहाँ से ये लिया गया है कि द पोर्ट ऑफ कोरकई वॉज फेमस फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ पर्ल्स, है ना। करूर वॉज द सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड इन चेर स्टेट, ये चेरों का था, खैर यहाँ से सवाल यही पूछेगा वो। और उरेयूर या फिर जो मदुरई थे, ये टेक्सटाइल सेंटर थे, ये सीडीएस का क्वेश्चन है यहीं से, समझ रहे हो। फिर यहाँ तोंदी वगैरह, मुजिरिस, अरिकमेदु, मरक्कनम, ये पोर्ट्स यहाँ पे मैंशनड है। और सवाल देखो भाई, सवाल देखोगे, सवाल देखो 2023 प्रीलिम्स का, कोरकई, पुम्पुहार, मुचिरी, ये क्या है, सीधा सवाल। वो तो इतना भी नहीं पूछ रहा है, ये तो बहुत टिपिकल था, कौन याद रखे यार। अब तो याद रह जाएगा कोरकई, 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 कि भैया कोरकई से आपके पर्ल्स जाते थे, कोरकई। ऑप्शन याद नहीं रखना है, सर बी आंसर था, बी 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 ही लगाऊंगा मैं अगर फिर से आ जाए। और रीसेंट का पेपर है, मैं बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें संगम लिटरेचर पे, संगम टाइम पे कोई क्वेश्चन ना हो। सवाल ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है वो, सीएससी में तो और भी इजी पूछ रहा है ना। कोरकई, पंपुआर, मुचिरी, क्या ये क्या चीज़ें थी, पोर्ट सिटी थी भाई, ये पोर्ट सिटी थी। ये देख लो फिर सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोइट्स वर, अच्छा, पोर्ट्स वर सिचुएटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट। मैंने बोला ना कि ऐसे भी सवाल वो पूछ रहे हैं। और अच्छा, ये यूपीपीसीएस का है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, एलिमिनेशन बेस्ड है। ऑप्शन आपको बता रहा है कि इनमें से दो ही सही है कोई, कोरकई हो गया, पुहार हो गया। पुहार का मैंने बताया ना, पुहार, पुहार तो ईस्ट में होना चाहिए, पुहार ईस्ट में होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि पुहार जो है ये कावेरी पट्टनम है, इसके बगल में है, कावेरी नदी के बारे में बगल में, तो ये तो ईस्ट में होना चाहिए। तो पुहार को तो एलिमिनेट कर ही दो भाई, ऐसे ही गेम बनती है, ऐसे ही गेम बनती है। अब लगाओ यहाँ से कोरकई, मे बी। अब यहाँ आपको ये पता चल गया कि जो मुचिरिस है ये ग्रीक ट्रेड करता था, तो मे बी वेस्टर्न, है ना, चांसेस ज़्यादा हैं कि ये वेस्ट में रहे। तो बस जहाँ चार है, चार यहाँ है, ठीक है। अच्छा, कोरकई का तब पता होना चाहिए, एक्चुअल में ये ईस्टर्न पोर्ट है कोरकई, ठीक है। तो ये 3 और 4 इसका आंसर है। रटने की ये ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग इस ट्रेंड पे भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। मैं खुद आपको बताया जा रहा हूँ कि यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, तोंदी यहाँ पे है, एक बार उसने ऑलरेडी जब पूछ लिया है, मुजिरिस यहाँ पे है, कोरकई इधर है, पांड्यों की है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे, ठीक है, कुछ ये मिलेंगे, आए कड्डू, ये उरेगुर वगैरह, है ना। ये कुछ एक यहाँ पे इसमें आपको इस तरीके के पोर्ट मिलेंगे। सवाल वो ऐसे ही पूछ रहा है आपको, राइट। तो थोड़ा आइडिया रखना है, आइडिया रखना है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी वापस चलते हैं, हाँ यहाँ पे हमने छोड़ा था। तो करिकाल के बारे में हमने जाना, करिकाल के बारे में हमने जाना, करिकाल के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, करिकाल अगर नाम याद ना भी रहे, ये आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ भैया संगम वालों ने ये कुछ भी किया था, श्रीलंका में घुसे भी थे, नेवी भी थी इनके पास, ये एटलीस्ट याद होना चाहिए, है ना। अगर वो सवाल देखो कैसे टेक्निकल स्टेटमेंट एक अच्छी आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये भी दे देगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द, ठीक है, द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच द संगम पोइम्स वर रिटन, या संगम्स वर कॉल्ड, है ना, इन दैट एंटायर ड्यूरेशन all the kingdoms of Tamilkam, they maintained peace with each other। मान लो अगर ऐसे वो स्टेटमेंट दे दे कि भैया जब संगम पोइम्स कंपाइल की जा रही थी तो तमिलकम के तीनों तीनों जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी उन्होंने एक दूसरे से पीसफुल रिलेशन रखे। अगर स्टेटमेंट में ये भी वो बोले, नहीं गलत है, क्यों कि भैया खुद तमिल लिटरेचर इस बात को बता रहा है कि करिकाल ने पांड्यों को, चेरों को, इनको मिल करके मारा।
फिर चेर भी इनसे लड़े, पांड्य भी आपस में, ये आपस में ही लड़ते रहते थे, ऐसी बात नहीं है। तो वॉर्स वहाँ पे होती थी। पॉलिटी की खास बात इनकी ये है भैया, ठीक है तीनों के अपने राजा हुआ करते थे, सही बात है। लेकिन आप अगर देखेंगे 2023 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि देर इज़ अ प्रैक्टिस नॉन एज वट्टा किरुतल। वट्टा किरुतल कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है आगे हम पढ़ेंगे वट्टा किरुतल क्या है। लेकिन ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं, जैसे पेरुनल। पेरुनल क्या था, वट्टा किरुतल पेरुनल। पेरुनल तो पेरुनल क्या था, किंग का बर्थडे बड़ा भारी सेलिब्रेट होता था, पूरे राज्य में किंग का बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होगा बर्थडे का, समझ रहे हो, पेरुनल उसे कहा जाता था। और राजा की अपनी एक सभा भी होती थी मनरम, ये तो याद रह ही जाएगा, पेरुनल याद रहेगा, पेरुनल, पेरू पेरू, पेरू पेरुनल, पेरू पेरुनल, पेरू पेरुनल, है ना। राजा ने पेरू में जाकर के राजा ने पेरू में जाकर के दारू के नल में मुंह लगा लिया, ऐसे याद रख लो, पेरू नल याद रह जाएगा ना। पेरू में जाकर के राजा ने साउथ अमेरिकन दारू को के नल को मुंह में लगा लिया, बस पेरूनल, अब याद रह जाएगा, पेरूनल पेरूनल। तो वो उसके बर्थडे पार्टी थी बेसिकली, है ना। ऐसे ही जो उसकी सभा हुआ करती थी, हाईएस्ट कोर्ट किसी राजा का, उसे मनरम कहते थे। एक अच्छी बात यह है वहाँ पे जस्टिस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, इतनी ज़्यादा कि खुद आपकी, ठीक है, जो संगम लिटरेचर है, जैसे कोवलन और कन्नगी की अभी हमने कहानी सुनी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जस्टिस को दी जाती है कि पूरा साम्राज्य जला दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक के साथ अन्याय हुआ। तो जस्टिस को एज ए वर्च्यू वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था, ये बात बिल्कुल सही है। शिल्पाधिकरम, मणिमेखलई इस बात की जो है वो सबूत देते हैं, राइट। अगली बात, टैक्स पे भी उसने क्वेश्चन पूछा है कि ये टाइप ऑफ टैक्स थे क्या, 2017 का क्वेश्चन है, आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो वहाँ जो मेन सोर्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, वो लैंड टैक्स था, है ना। और जो उस टैक्स को इराई या फिर कराई कहते थे, कराई, यहाँ से याद रखना है, इराई कराई, है ना, कराई, लैंड का किराया, कराई कराई, यहाँ से, है ना, या फिर कर आई, कर आई, इतना याद रख लेना, कर आई, इराई कराई, कर आई, कर आ रहा है, लैंड टैक्स, कहाँ, साउथ इंडिया में। आपको, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कर आई, कर आई, कर आई, कहाँ कर आ रहा है, साउथ इंडिया में, समझ रहे हो, लैंड टैक्स। इसे लैंड टैक्स, ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ इनकम था। बाकी तो क्योंकि फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली कस्टम्स वगैरह भी वहाँ पे होंगे, है ना। और ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पट्टी ना पलाई नाम के जो है वहाँ पे इस तरीके के टैक्स ऑफिशियल्स भी थे। भाई ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आए थे, अभी आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो। इस एक स्लाइड से मैं तो कहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि ये बहुत स्पेशल फीचर है साउथ में, तमिल कम के रीजन में उस टाइम पे सोशल डिवीज़न का। ये एक यूनिक यूनिक टाइप का एक तरीके से ट्राइबल क्लासिफिकेशन है। वहाँ पे जो सोशल डिवीज़न था ना इनिशियली, सोशल डिवीज़न वो वर्ण सिस्टम जैसा नहीं था इनिशियली, वहाँ फिजियोग्राफिक डिवीज़न था कि भैया पहाड़ों वाले लोग हैं तो ये इस क्लास के होंगे, मैदान के हैं ये इस क्लास के होंगे, ठीक है, जंगल के हैं ये इस क्लास के होंगे। जैसे कुरिंजी हिल्स वाले, है ना, नीला कुरिंजी नहीं, आपने ये नाम सुना है कभी, नील कुरंजीनी फ्लावर, ये नाम सुना है कभी, नील करंजिनी फ्लावर। ये फ्लावर आई थिंक ये 12 साल के बाद, लग समथिंग समथिंग इतने साल के बाद ये फूलता है। और ये आपके जो नीलगिरी हिल है, आई थिंक ये वहाँ पे नील करंजिनी फ्लावर वहाँ पे या फिर उत्तराखंड में कहीं मिलता है, नीलगिरी में ही है मेरे ख्याल से। तो कुरिंजी नॉर्मली आप पाएंगे कि हिल्स ट्रैक्ट्स को नीचे कुरिंजी कहते हैं, क्लियर। यहाँ से अभी आपको याद रह जाएगा अगर ये टर्म आपसे पूछी जाए। इसके कॉन्सेप्ट पे तो सवाल पूछा गया है, लेकिन एक स्टेप बढ़ के वो आपसे ये टर्म्स भी पूछ सकती है कि कुरंजी, पिलाई, मुल्लाई, है ना। पिलाई तो आपको पता चल जाएगा, आजकल भी शंकरन पिल्लाई होता है, वो ड्राई लैंड का एरिया होता है जहाँ से शंकरन पिल्लाई आपका बिलोंग करता है। पलाई, है ना, मुल्लाई जंगल से, मरुदम, है ना, या फिर नेदाल, ये ठीक है। इतनी टर्म्स आप याद मत रखो, आपको ध्यान में क्या रखना है, नंबर 1 डिवीज़न सोशल वहाँ पे था, बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड क्या थे, ग्राउंड था फिजियोग्राफिक डिवीज़न कि
हिल से बिलोंग करने वाले लोग कुरंजी होंगे, ड्राई लैंड वालों को हम ये कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे, ये कहेंगे, समझ रहे हो। तो 5 डिवीज़न हुआ करते थे उस टाइम, और इनके अपने अलग अलग ऑक्यूपेशन थे, अपने अलग अलग भगवान भी थे, समझ रहे हो। बाद में जो तोलकपियार ने लिखी गई अपनी तोलकपियम बुक है, जो कि नॉर्मली ग्रामर पे लिखी गई है, इसमें इसमें क्योंकि ये देखिए, ये तोलकपियम आपके लगभग लगभग फर्स्ट से, है ना, 3rd सेंचुरी एडी के बीच, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हुई है। तो इट रेफर्स टू 4 कास्ट, इसमें 4 कास्टों की भी बात हुई है ना। अवसर, ठीक है, अथनार, वेंगी, है ना, वेनिगर, वेनिगर और विलालार। इस विलालार पे देखो आप, यहाँ पे सवाल कैसे उसने पूछे हैं यहाँ, ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पे तब तक थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लो, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशियंट साउथ इंडिया इज करेक्ट? संगम पोइम्स वर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। मैंने बताया ना, बहुत मटेरियल है ये, इसमें स्पिरिचुअलिटी की उतनी बात नहीं है। वॉर की बात, प्रेम की बात, मटेरियल की बात, पैसे की बात, कोवलनर करने की, है ना। इनकी स्टोरी क्या है, एक वेल्दी फैमिली की स्टोरी है, मटेरियल कल्चर, समझ रहे हो। तो ये स्टेटमेंट गई। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोइट्स, अभी ऊपर हम देखेंगे। संगम पोइट्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, नहीं भाई, ऊपर बोला ना, है ना, कि वॉर का रेफरेंस इसमें अगर आगे हम देखेंगे ना, तो अगम और पूरम लिटरेचर के बारे में भी पढ़ेंगे। वॉर पे अलग से एक लिटरेचर है इनका, एक कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। वॉरियर एथिक्स को ये डिस्कस करते हैं। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल, ठीक है। अब हाँ, आप इसमें देखिए, सबसे सबसे ईजिएस्ट और सबसे सीधा साधा ऑप्शन आपको ये ही लगता है ना, कि इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते कि सोशल क्लासिफिकेशन वाज अननोन टू संगम पोइट्स, ऐसा नहीं कह सकते आप, है ना। और दूसरी बात, मैजिकल फोर्सेस इरेशनल नहीं रेफर की जाती है, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि यक्ष, यक्षणियाँ, इन सब का जिक्र इसमें किया गया है, राइट। जो पत्नी कल्ट है, पत्नी कल्ट, इसके पास भी तो मैजिकल फोर्सेज ही आई वो, है ना। ये इरेशनल नहीं है, ये उसको, ये इनफैक्ट उसको प्रेज करता है कि हाँ ऐसी फोर्सेज हुआ करती थी, समझ रहे हो। तो तोलकपियार जो है, इसमें 4 कास्टें बताई भी गई है कि एक रूलिंग क्लास है, एक आपकी पॉलिटी और रिलीजन से रिलेटेड है, एक ट्रेड कमर्स से रिलेटेड है, और फिर एग्रीकल्चरलिस्ट है, राइट। तो इसमें वो क्षुद्र वर्ण की उस तरीके की बात नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने अलग से क्लासेस यहाँ ये क्रिएट कर रखी थी एग्रीकल्चरल लेबर की, है ना। कदई सियार, मालावार जो है ये आपके रॉबर्स की थी, मालावार, एइनार, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, याद ये रखना है, विलालार एटलीस्ट याद रह जाए, कदई सियार याद रह जाए, एटलीस्ट ये 2 आपको ध्यान में रखने हैं, समझ रहे हो इस बात को। दूसरी बात, संगम पीरियड में जो है, इट विटनेस द अपीयरेंस ऑफ ब्राह्मण एज रेगुलर वर्ण, एज ऑल्सो देयर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, दे वर पैटर्नाइज्ड बाय किंग्स। दैट मीन्स जो वर्ण सिस्टम है ये इन्हें मालूम था। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोइट्स, समझ रहे हो। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू तमिल टेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर लार्ज लैंड ओनर्स, सवाल वही है, गहपति, उझावार, अदयमई, विलालार। देखा ना हमने, विलालार, विलालार फार्मिंग कम्युनिटी थी, एग्रीकल्चरलिस्ट, ये बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट थे, समझ रहे हो। विलालार जो छोटे एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, उन्हें कदई सियार कहते थे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2-3 जो है कुछ की टर्म्स है, जैसे आपकी कदई सियार, ये तो याद रहे, विलालार और कदी सियार ये ध्यान में रहे। विलालार बड़े लैंड ओनर्स थे, कदी सियार आपके लैंडलेस लेबरर्स थे, है ना। ऐसे ही जो उजावार थे, ये आपके हलवल चला लेते थे। ये याद रहे ना रहे, ये 2 याद रहनी चाहिए, कदेशियार और वेलालार, क्योंकि आपने देख लिया भाई, मुझे तो लगता है यूपीएससी ने पूरा ही इस एक रिसर्च पेपर से अपने सारे क्वेश्चन बाकी बनाए हुए हैं। ये एक ही पेपर है, एक ही रिसर्च पेपर, मैंने कहीं ये 4-5 जगह से इकट्ठा नहीं किया हुआ है। दूसरी बात कि भैया इसमें एंशियंट प्रिमिटिव ट्राइब्स का भी जिक्र है, जैसे टोडा कम्युनिटी, टोडा, ये तमिलनाडु और केरल के बीच में पाई जाती है टोडा कम्युनिटी, आज भी है, ये उस टाइम भी थी,
है ना। नागा कम्युनिटी, नागा, लोगों को लगता है नागालैंड से है, नहीं, साउथ इंडिया में भी नागा मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नाग जो है, ये नाग संप्रदाय पूरे इंडिया में फैला हुआ है अलग अलग जगह पे। समझ रहे हो बात को। तो बस सवाल ऐसे ही वो पूछ रहे हैं। कदेसियार, कदेसियार, वेला लार तो याद रह जाएगा, वेला लैंड ओनर हैं, बड़ी बड़ी लैंड है, खुद वेले सोए हैं, लोगों को काम करने दे रहे हैं वो, वेला लार, कदेसियार। समझ रहे हो बात को। आदि मई, ये तो याद रखना। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से आपको ये सवाल वो पूछ सकते हैं, इस टाइप के सवाल वो पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो अगर आपको स्टेटमेंट दे दें, आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या मेगास्थनीज ने, क्या मेगास्थनीज ने इंडिया में स्लेवरी का जिक्र किया है, हमने पढ़ा है कि नहीं किया है। उसका तो कहना था कि इंडिया में स्लेवरी थी ही नहीं, पर हमने साथ में स्लेव के लिए बनाए गए अर्थशास्त्र के लॉ, जो कि अर्थशास्त्र के वॉल्यूम 3 के चैप्टर नंबर 13 में बताया गया है। अर्थशास्त्र के वॉल्यूम 3 के चैप्टर नंबर 13 में ये बात बताई गई है कि स्लेव्स के लिए कौन कौन से रूल, कौन कौन से नियम एप्लीकेबल होंगे। हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, हमें ये बात मालूम है कि ठीक है, इन दोनों के टाइम पे स्लेवरी तो थी, लेकिन मेगास्थनीज के नज़र में नहीं आई, कौटिल्य की नज़र में थी। ऐसे ही वो अगर सवाल बना दे कि साउथ इंडिया में उस वक्त स्लेवरी थी, है ना, मेंशनड है, टर्म भी है आदिमलाई, उसके लिए आदिमई, आदिमई। समझ रहे हो। अगली बात, पोजीशन ऑफ वुमन, ये तो जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि हमने देखो नॉर्थ इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ा, स्पेशली जो वैदिक एज है उसमें हमने पढ़ा कि भैया आपकी, ठीक है, इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी इंटेलेक्चुअल वुमन उस टाइम पे रही है ना। जैसे हमने याज्ञवल्क्य और जो, ठीक है, जो ऋषि यज्ञवल्क्य और आपके यार वो अ, बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें जो स्टोरी दी गई है यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का, है ना। और फिर एक सवाल उन्होंने उस पर पूछा गया था कि ऋग्वेद में इनमें से किसका मेंशन है, तो ऑप्शन उसमें गार्गी था, गार्गी नहीं था ऑप्शन, गार्गी उसका आंसर नहीं होना था, लेकिन ठीक है। तो इस टाइप से जो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे साउथ इंडिया के रिस्पेक्ट में भी वो आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि पोजीशन ऑफ वुमन विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर या फिर विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री वो क्या रही है, राइट। तो यहाँ से आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है, राइट। पहली बात कि भैया नंबर वन वहाँ पे, अब ये आपको याद नहीं रहेगा, हर चीज़ आपको याद नहीं रहेगा कि अवियार कौन थे, नच्छल्यार कौन थे, है ना। मुझे भी ये याद नहीं रहेगा, याद नहीं रखना है, ऑनेस्टली बताऊँ, याद नहीं रखना है, राइट। जैसे ऊपर तो जब हम जब हम नॉर्थ इंडिया का पढ़ रहे थे तो लोप मुद्रा को याद रखना, ठीक है, ईजी है लोप मुद्रा, कि भैया ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है, समझ रहे हो। ऐसे ही आपके मोस्टली जितने भी उपनिषद है, जैसे बृहदारण्यक का उपनिषद हो गया, उसमें गार्गी का मेंशन है ना। ऐसे मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे हैं, मेरे दिमाग से नाम एकदम निकल जाते हैं, लेकिन चमकेंगे तो मैं एकदम बता दूंगा कि हाँ ये इस चीज़ से रिलेटेड है। बाकी नाम भी है, काफ़ी सारे नाम हैं जो कि वुमेन के एसोसिएटेड है, नॉर्थ इंडिया के संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड। पर जो तमिल लिटरेचर है वहाँ पे भी अवियार जैसे, नच्छल्यार जैसी, इस तरीके की कुछ वुमेन पोइट का रोल वहाँ पे है। सवाल यहाँ से ये है कि क्या वुमेन पोइट्स ने संगम में पार्टिसिपेट किया, ध्यान में रखना, यस। यहाँ से सवाल वो ऐसे पूछेगा, स्टेटमेंट वो ऐसे ही देगा, ऐसे ही देगा, इतना टफ नहीं आपसे पूछेगा कि ये नाम किसके है ना। दूसरी बात भाई, पोजीशन ऑफ जो वुमन है वो वहाँ पे इम्पोर्टेंटली थोड़ी बेटर भी थी। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ सीक्रेट मैरिज वगैरह का भी जिक्र आता है, कलव, है ना। और उसमें ठीक है, एक एक यूनिलेटरल लव, ये जिसमें लगभग लगभग 98% जनरेशन है आज की जेन जी, तो जो वन साइडेड लव है उसे भी कई किलई कहा गया है। तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों का डिस्कशन वो करता है। सीक्रेट मैरिज जैसी कोई चीज़ होगी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसी कोई चीज़ होगी, समझ रहे हो ना। जो आजकल सिविल यूनियन होती है, देखो दो चीज़ें होती है, एक होती है शादी, एक होती है सिविल यूनियन। लिव इन रिलेशनशिप अलग है, सिविल यूनियन भी होती है ना। सिविल यूनियन में ऑब्लिगेशन ठीक वैसे होंगे जैसे शादी के होंगे, लेकिन लेकिन इसमें
वो, ठीक है, वो क्या कहते हैं, सॉरी, सिविल यूनियन में रिलेशनशिप बिल्कुल वैसी होगी जैसी शादी की होगी, रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप है। लेकिन उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वगैरह से रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं, वो जो मैरिज एक्ट्स हैं, वो ऑब्लिगेशन उन पे लागू नहीं होते, उसको सिविल यूनियन कहते हैं, है ना। ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, अलग से इसे डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये सब चीज़ें 2-3 साल से न्यूज़ में रही है। तो ऐसे ही सिविल यूनियन बेसिकली एक तरीके की ऐसी मैरिज जिसमें ऑब्लिगेशंस मैरिज वाले लीगल ऑब्लिगेशन कैरी ना हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, हाँ, एलिमनी वगैरह, ये सब ऑब्लिगेशन सिविल यूनियन में नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी। फिर वो आपसे पूछेंगे कि सती क्या सिर्फ एक्सक्लूसिवली नॉर्थ इंडियन कॉन्सेप्ट था? नहीं, सती जो है, सती नॉर्थ इंडिया में बहुत लेट आया। इनफैक्ट सती सिस्टम नॉर्थ इंडिया में माना जाता है आपके 7th-8th सेंचुरी एडी में आया। बहुत लोग तो फिर बाद में इसको, है ना, रिलीजियस डॉक्ट्राइन से वो लिंक कर देते हैं कि ठीक है, धर्म को बचाने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें किया, वो अलग बातें हैं, ठीक है, हम यहाँ उसे डिस्कस नहीं करेंगे। हिस्ट्री के इफेक्ट के हिसाब से जो सती सिस्टम है, ये ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है। साउथ इंडिया में संगम टाइम पे भी आपका सती सिस्टम वहाँ पे चलता था, और नॉर्मली ये हायर स्टेटा की वुमेन में ज़्यादा था साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में भी जब आप देखेंगे सती सिस्टम को, जब आप स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले उच्च वर्गीय हाईएस्ट स्टेटा की वुमन को सबसे पहले सती होना पड़ा। वहाँ से ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया था निचले लोअर स्टेट ऑफ वुमन में। समझ रहे हो इस बात को? तो वुमन की पोजीशन एटलीस्ट आपको पता रहे। और सवाल वो ऐसे पूछ रहा है भाई, सवाल वो आपसे पूछ रहा है, मैं बताऊँ आपको, 2021 में उन्होंने ये पूछा था कि नूनीज के अकाउंट के अकॉर्डिंग जो आपका विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर, वहाँ पे वुमन क्या क्या कर सकती थी, क्या क्या करने की इजाज़त थी, क्या वो बॉक्सिंग खेल सकती थी? ऐसा सवाल है भाई, देखेंगे हम आगे विजयनगर एम्पायर पे। सवाल ऐसे पूछ रहा है भाई, वो यहाँ से सवाल पूछ रहा है इन सब चीज़ों से। बाकी रिलीजन का मैंने आपको बता दिया कि धीमे धीमे ब्राह्मणिज्म भी साउथ में जाना शुरू हुआ था। ऊपर हमने बताया ना कि ब्राह्मण वगैरह भी, हालांकि वहाँ पे जो डिवीज़न था वो फिजियोग्राफिक था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वहाँ ब्राह्मण भी रेगुलरली वहाँ घुसना शुरू हुए थे। और जीवक चिंतामणि हमें बताता है कि वहाँ आपका साउथ इंडिया में जो जो जैनिज़्म है वो भी काफ़ी अच्छा, ठीक है, वहाँ पे फ्लो में था जैनिज़्म। समझ रहे हो? वैदिक गॉड्स वहाँ पे एक्सेप्ट होना शुरू हो गए थे उस टाइम पे, वैदिक गॉड्स, हायर क्लासेस के लोग। इनफैक्ट देववृंदा, जो देववृंद जो है, ये एक टर्म थी, ये 5 देवताओं को डिस्क्राइब करने के लिए थी, है ना। मुरुगन हो गया, शिव हो गया, कृष्ण हो गया, बलराम हो गया, इंद्र हो गया। तो ये जो देवता हैं बेसिकली शिव, कृष्ण, बलराम, इंद्र, अगर वो ऐसे बोले ना कि भैया ये ये साउथ इंडिया में भी चलते थे, बिल्कुल सही बात है, सेम देवता साउथ इंडिया में भी उन्होंने चलाए। दूसरी बात, अगर वो ये बोले कि संगम लिटरेचर हैज़ नो रेफरेंस, क्योंकि इसे तो माना ही जाता है, आपके इसे माना ही जाता है सेकुलर लिटरेचर, संगम लिटरेचर को। तो अगर वो ये बोले कि संगम लिटरेचर हैज़ नो रेफरेंस टू द वैदिक गॉड्स या फिर गॉडेसेस, या दे हैड नो आइडिया, जैसे उन्होंने बोला ना ऊपर कि दे हैड नो आइडिया अबाउट ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस, ऐसे ही अगर वो बोले कि दे हैड नो आइडियाज अबाउट वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस, ना भाई ना, सेम गॉड सेम गॉडेसेस यहाँ भी चल रहे हैं। थ्योरी ऑफ सोल, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी, सुपीरियरिटी, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। पोर्ट पूट की सिटी, ये अभी हम देखे हैं ना, टोंडी, मुजिरिस, अरिकमेदो, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अभी मैप हम देख लिए इधर। अब देखो इधर, ये तीसरी बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं कि इनमें से कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट साउथ इंडिया में, एंशियंट इंडिया में किसे कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, या फिर मणिग्रामम। मैंने ऑलरेडी बताया, स्पेशली मणिग्रामम जो है ये मेडिवल टाइम का है। ये बीच में वायरस क्वेश्चन घुस गया है एक, ठीक है। तो जो मणिग्रामम है ये मेडिवल टाइम का है, ठीक है। तो ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, सिर्फ मणिग्रामम नहीं, एक अय्यावोल, ये भी एक बड़ी वहाँ पे मर्चेंट गिल्ड थी मेडिवल टाइम पे, लगभग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एरिया में और कर्नाटक के एरिया में, वहाँ ये सब चलते थे, ठीक है। और नॉर्दर्न जो आपका
तमिलनाडु का एरिया है, इस एरिया में ये मणिग्रामम और अय्यावोल का एक बड़ा इन्फ्लुएंस था। ये बहुत बड़ी श्रेणियाँ थी, है ना, समझ रहे हो। तो जो चतुर्वेदी मंगलम, ये मैंने क्या बताया, ये एक ऐसा गांव था जो उन ब्राह्मणों को गिफ्ट में दिया जाता था जो चारों वेदों में पारायण हो। पढ़े हैं हम ऑलरेडी। परिषद, ये तो ठीक है, जैसे कोई भी परिषद हो, नगर परिषद वगैरह ऐसे। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज तो भाई कल ही पढ़े हम, कल वाले सेशन में पढ़े हैं ना। नवरत्न किस किस के थे, नवरत्न किस किस के थे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम स्टार्ट भाई नवरत्न के बारे में अगर वो पूछे कि इतिहास में नवरत्न सिर्फ अकबर के नहीं थे, इतिहास में नवरत्न, नवरत्न आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के भी थे, 9 नवरत्न, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, कालिदास वगैरह और ठीक है, जो जो आपके आर्यभट्ट वगैरह, व्राहिमीर वगैरह हुए, ये उसके नवरत्न थे। अकबर के भी नवरत्न थे। अष्टदिग्गज किसके थे, राइट, अष्टदिग्गज किसके थे, ये आपके जो जो मराठा एम्पायर थे, ठीक है, उनके टाइम पे जो सॉरी हाँ, वो अष्ट महाप्रधान, मराठा एम्पायर जो था उनके टाइम पे अष्ट महाप्रधान हुआ करते थे। जो अष्ट दिग्गज थे ये विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर में 8 बड़े जो मंत्री थे उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ये हम पिछले सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया क्या मराठा प्रधान वाला, 1 सेकेंड, नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। ऊपर नीचे होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा, अगले सेशन में करेक्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसा ही है, राइट। नेक्स्ट, अहम एंड पूरम पोइम्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ऑफ पट्टी नेनकुल। देखो यहाँ ये जो है ना पट्टी नेन किलक्कू नक्कू, है ना, ये एक्चुअल में पट्टी नेन किल ही है, जो हमने तीसरा पढ़ा, पट्टी नेन किल, जो हमने तीसरी पोइम पढ़ी थी ना। देखो, पट्टू पट्टू एट्टू टू गई, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, एट्टू टू गई पट्टू पट्टू, ये दोनों एक जैसे थे, बड़ी पोइमें थी। पट्टी नेमकिल जो थी, जो तीसरी है पट्टी नेमकिल, इसमें अहम और पूरम टाइप की दो टाइप की पोइम्स हैं, है ना। दे फॉर्म्ड ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ संगम कॉम्पोजिशन, ठीक है। दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क्स एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर, समझ रहे हो। तो ये देखो एजर्शन कह रही है कि ठीक है, ये एजर्शन अगर ठीक है तो क्या ये इसका रीज़न है, हाँ, अगर ये असर्शन ठीक है तो क्या ये स्टेटमेंट इसका रीज़न बैठती है, बिल्कुल सही बात है। जो दोनों स्टेटमेंट्स है गाइस, होता क्या है एक्चुअल में, अगम और पूरम दो टाइप के वहाँ पे आपके लिटरेचर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल भी डाली हुई है ना, ये रिसर्च पेपर में ही ये सब चीज़ें हैं, अगम और पूरम। तो करु से याद रखना, करु जैसे आपका, ठीक है, करु से करुणा भी निकलता है ना। उरी से याद रखना, उरी में हुई आपकी फाइट। अगर वो टर्म ये भी दे देना आगे कि अकम और पुरम क्या है, नंबर 1 ये टाइप ऑफ पोइट्री है, तमिल पोइट्री। नंबर 2 करु और उरी क्या है, ये भी सेम है, अकम और पुरम ही है। जो अकम लिटरेचर है, अकम अकम जो अकम लिटरेचर है, ये लिटरेचर आपका लव एंड वॉर, सॉरी, ये लिटरेचर आपका लव, ह्यूमन बींग्स के बीच की रिलेशनशिप पे है अकम लिटरेचर। ये करुणा को डिनोट करता है अकम। ये वो पोइम्स हैं जो कि करुणा को या फिर करु को इंडिकेट करता है। पूरम लिटरेचर, पूरम ये उरी, उरी मतलब फाइट, है ना, ऐसे याद रखो। तो जो बेसिकली आपका, ठीक है, जो वॉर है, वॉर की थीम, वो आपके पूरम लिटरेचर में है। अकम पूरम, पूरम अकम, समझ रहे हो। दूसरी बात कि ये जो अकम और पूरम लिटरेचर है, ठीक है, जो कि पट्टी नेनकिल में लिखे गए हैं, ये अकम और पूरम पोइम्स बेसिकली, ठीक है, और ये साथ साथ है, 7 पोइम्स है, ठीक है। इनफैक्ट अकम की जब हम देखते हैं तो इसकी 5 ही पोइमें पढ़ने लायक मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो फिर 2 है वो उसे माना जाता है कि अशिष्ट पोइमें हैं, राइट। तो मैं इस पे नीचे वो 1-2 पोइमें उनकी पढ़ी हुई है, तो है वो काफ़ी एक्सप्लिसिट है, इसी एक रिसर्च पेपर में वो थी, तो ऐसा भी है इसका। तो मतलब ओपननेस काफ़ी ज़्यादा इनकी इनकी लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगी।
तो ये जो अकम और पुरम है ये कंसिडर किए जाते हैं कि ये पोस्ट संगम एरा के थे, या फिर कंसिडर किया जाता है कि जो मेन स्ट्रीम संगम है ना, मेन स्ट्रीम संगम ये उसी की कंटिन्यूशन है। जैसे आप मेन स्ट्रीम वेद कहते हैं, तो जो आपके अरण्यक है, जो आपके ब्राह्मण हैं, जो आपके उपनिषद है, उन्हें वेदों की कंटिन्यूशन कहा जाता है, वो मूल नहीं है। सिमिलरली ये भी मूल नहीं है, अकम और पुरम, इन्हें संगम लिटरेचर का कंटिन्यूएशन माना जाता है, क्योंकि ये उस एरा में लिखे गए हैं जो है ना, दे वर इंक्लूडेड अंडर पोस्ट संगम वर्क्स एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर। ये उस एरा में बेसिकली लिखे गए हैं, थोड़े लेट लिखे गए हैं, सेकंड से 4th सेंचुरी एडी के आसपास ये लिखे गए हैं, तो थोड़े लेट लिखे गए हैं। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए अकम और पुरम के बारे में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सवाल कैसे पूछा, ओह ये मैंने स्पेस यहाँ गलत लगा लिया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ओके। तो सवाल है 2016 का सीएससी का कि एरी पट्टी क्या थी, तनीउर क्या थी, घटिका क्या थी। यहाँ से हमने हर चीज़ नहीं रटना है कि एरी पट्टी क्या होगा भाई, तनीउर क्या होगा, हर चीज़ रटा हुआ नहीं होना चाहिए, मैं तो आपको कहता भी हूँ। दूसरी बात, मुझे ये लगता है जब आप इसके देखो ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑप्शन बता रहे हैं कि सिर्फ 2 ही इसमें ठीक है, बट मैंने जब इस चीज़ को देखा भाई ऑप्शन 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, बट अब पता नहीं यूपीएससी को क्या अगेन क्या चुल क्या लगी होती है उन्हें, मुझे ये समझ नहीं आता है। फैक्चुअल तक क्वेश्चन वो गलत कर जाते हैं। और फिर यूपीएससी ने क्योंकि इसमें आंसर दे दिया 2 और 3, नहीं, यूपीएससी ने 1 और 3 इसमें आंसर दिया हुआ है, तो बिना किसी रीज़न को स्पेसिफाई किए, माँ कसम बिना किसी रीज़न को स्पेसिफाई किए, बिना कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन दिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने तनीउर्स को इस वाले ऑप्शन को गलत बता दिया है। एक्चुअल में जहाँ मैंने कई जगह ये सर्च किया, तनीउर ऐसी विलेजेस थी जो कुछ एक सिंगल ब्राह्मण या फिर ग्रुप ऑफ ब्राह्मण को है ना डोनेट की जाती थी, जैसे अग्रहार हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, ब्रह्मदान हो गया, है ना, जैसे हमने ये सब चीज़ें अभी देखी। तनीउर भी ऐसी ही एक लैंड थी, तनीउर ब्राह्मणों को दी गई लैंड, आइदर सिंगली और इन ग्रुप। समझ रहे हो ना बात को? तो तनीउर ये स्टेटमेंट भी सही है। घटिक जो है सही बात है, ये कुछ कॉलेजेस थे जो कि नॉर्मली साउथ इंडिया में टेम्पल के साथ अटैच होते थे। और ये जो ठीक है जो एरी पट्टी है, एरी पट्टी, हाँ पट्टी, तो ये एरी पट्टी भी ये एक तरीके की लैंड है ना, एक ऐसी लैंड थी जिससे कि लैंड रेवेन्यू विलेज टैंक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर उसके री मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे अलग से रखा जाता था पैसा। एरी पट्टी एक ऐसी लैंड थी, वहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगा वो गांव के टैंक की व्यवस्था बनाने के लिए रखा जाएगा। तो उनकी चोलों के टाइम पे टैंक का जो सिस्टम है या फिर वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है ये भी काफ़ी अच्छा था, ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। अब पता नहीं यूपीएससी का क्या लॉजिक था, लेकिन हमें अच्छा बहाना मिल गया। ये सब देखते देखते मैंने फिर ठीक है एनसीईआरटी में इस चीज़ पे घटिक एक वर्ड से पूरा जो आपका एंशियंट एजुकेशन सिस्टम है इसके की पॉइंट्स मैंने वहाँ से उठाए हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। नंबर 1 सवाल वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि तोल और चतुष्पठी क्या चीज़ें थी। तो बेसिकली ये एक तरीके के हमारे ट्रेडिशनल स्कूल ही थे। पाठशाला और गुरुकुल का तो सभी को पता रहता है, लेकिन जो तोल और चतुष्पठी है बेसिकली आपके ठीक है बिहार के एरिया में और वेस्ट बंगाल के एरिया में, इस एरिया में जो आपके स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल्स, ठीक है गांव के लेवल के स्कूल्स, ट्रेडिशनल स्कूल्स, उन्हें तोल और चतुष्पथी कहा करते थे। यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। और टेम्पल्स का एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ करता था एंशियंट टाइम में कि वो लर्निंग को, नॉलेज को प्रमोट करें। समझ लो अच्छी बात यह है, देखो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सवाल वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो जो हमने देखा ना पाणिनि, ठीक है पाणिनि, तो पाणिनि जिसने पहला इंडिया का ग्रामर लिखा, ठीक है अष्टाध्यायी, तो वो पाणिनि तक्षशिला से पढ़ा हुआ था। तक्षशिला इतनी पुरानी है भाई, पाणिनि इवन मौर्य साम्राज्य से पहले भी पाया जाता था। सॉरी, पाणिनि माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य से पहले ही हुए हैं, 4th-5th सेंचुरी बीसी में, 5th-6th सेंचुरी बीसी में पाणिनि हुए हैं। तो तक्षशिला उस टाइम पे भी इतना
एक एक इम्पोर्टेंट सेंटर था इवन बिफोर मौर्य, है ना। आपका जो 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 जीवक है, जो कि एक फेमस फिजिशियन रहे हैं, चाणक्य है, कौटिल्य, ये सब तक्षशिला से पढ़े हैं। जीवक, जीवक पे भी वो सवाल पूछ सकते हैं। चरक सुश्रुत नहीं देंगे, वो दे देंगे जीवक कौन था, जीवक का इन एंशियंट इंडिया ये कौन था। ये बहुत फेमस रिनाउंड फिजिशियन रहे हैं चरक सुश्रुत से भी पहले। दूसरी बात, इंडिया में एंशियंट जो यूनिवर्सिटियाँ चलती थी भाई, ये एक बेस्ट मॉडल है, बेस्ट मॉडल। जो यूनिवर्सिटियाँ चलती थी, कोई भी अगर वो आपसे ये स्टेटमेंट दे देना कि देयर वॉज नो फीस चार्ज इन एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा एंड तक्षशिला, बिल्कुल सही बात है भाई। कोई फीस स्टूडेंट से चार्ज नहीं होती थी। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बस अपनी एबिलिटी दिखानी होती थी गुरु को, कोई भी गुरु, कोई भी गुरु, गुरु को दिखानी होती थी कि हाँ मैं एबल हूँ, आप मुझे मेंटोर कीजिए, गाइड कीजिए। गुरु को अगर वो पसंद आ गया तो आ गया, वो उसे ले लेगा अंदर। और ये गुरु पे डिपेंड करता था कि वो कितने स्टूडेंट लेगा, है ना। देयर वॉज नो एग्जामिनेशन, नो एग्जामिनेशन इस तरीके रिटर्न एग्जामिनेशन बैक देन। गुरु को जब लगता कि इसका अध्याय और इसकी पढ़ाई अब समाप्त हो गई है, तब वो उसे पास कराता। ऐसा नहीं था कि हर साल आपको पास होना ही होना ही होना ही होना है, नहीं। गुरु को जब लगता कि शिष्य शिक्षा पूरी हुई है, तब वो पास कराता था। मैं देख रहा था जापान का भी आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो सेम लगभग कुछ ऐसा ही है। लगभग फोर्थ क्लास तक जापान में कोई टेस्ट, कोई ऐसे ऐसे टेस्ट बच्चों से नहीं लिखवाए जाते हैं। उसमें उनको लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है, एनवायरनमेंट की केयर करना, एक दूसरे की केयर करना, है ना, कैरेक्टर डेवलप करना, ये सब चीज़ें वहाँ सिखाई जाती है फोर्थ क्लास तक जापान में, समझ रहे हो। तो फिर भैया अगर यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों को चलाती थी तो उनके पास पैसा कहाँ से आता था? रिच मर्चेंट से, वेल्दी पेरेंट्स से। ऑलमोस्ट एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिवर्सिटीज इन सम फॉर्म और द अदर। कुछ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाएंगे, श्रमिक है तो वहाँ श्रमदान करेंगे, है ना। इससे आपकी फ्री एजुकेशन इंडिया में काफ़ी वो प्रचलित हुई। इनफैक्ट हम देखते हैं कि फ्री एजुकेशन इतनी बड़ी कि जो आपके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है, जो है वहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने लोग आते थे। और जब पालों का, ठीक है, जब पाला किंग्स का राज था, तो उस टाइम पे जो मैं यार मैं नाम भूल रहा हूँ उस डायनेस्टी का, तो बेसिकली मैं पता नहीं क्यों नाम भूल जाता हूँ उसका, राइट। देयर वाज दिस डायनेस्टी इन इन थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, मतलब इस रीजन को वो रूल कर रही थी, ठीक है। तो वहाँ के राजा ने पाल राजाओं को रिक्वेस्ट किया था कि आप विक्रमशिला में पढ़ रहे हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक लैंड का एरिया डेडिकेट करें, ताकि उनका रहने खाने की व्यवस्था वहाँ पे की जा सके, और उसके लिए हम आपको पे करेंगे। समझ रहे हो ना बात को। तो इस लेवल की वहाँ पे एजुकेशन पूरी दुनिया भर से इस तरीके से आती थी, ठीक है, मतलब लर्नर्स पूरी दुनिया भर से यूनिवर्सिटियों में आते थे। ये मैं उस डायनेस्टी का नाम बोल रहा हूँ, इट वाज काफ़ी हिंदू टाइप की डायनेस्टी रही है। वन सेकेंड, हाँ, श्री विजय। तो जो श्री विजय एम्पायर था, ठीक है, तो वहाँ के जो रूलर थे, उन्होंने बकायदा पाल राजाओं से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए यहाँ पे अलग से, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से यहाँ पे जगह रखें आप, समझ लो। फिर अगर हार के बारे में तो हम, ठीक है, एक अग्रहार जो है हम लैंड के तौर पे जानते हैं
कि ये एक लैंड थी, दान दी गई किसको? ब्राह्मणों को और मंदिरों को, टेम्पल के पुजारियों को। एक अग्रहार वो था। साउथ में एक और अग्रहार चला, अग्रहारा। तभी मैंने ये हाईलाइट किया। अगर वो यहाँ से स्टेटमेंट दे देना कि अग्रहारा क्या था, तो ये कुछ सेंटर थे लर्निंग और टीचिंग के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साउथ में अग्रहार का एक अलग मीनिंग भी था, समझ लो अग्रहार। घटिक, जिस पे ऊपर सवाल पूछा गया है कि घटिक क्या था, ये देखो टर्म घटिका। यस, दे वर कॉलेजेस एसोसिएटेड विद टेम्पल्स। घटिक और ब्रह्मपुरी। घटिक वॉज ए सेंटर लर्निंग इंक्लूडिंग द रिलीजन एज वेल एज स्मॉल इन साइज, ठीक है। अग्रहार वॉज ए बिगर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी टाइप की। फिर जो जैनों की बस्तियाँ थी, वहाँ पे भी इस तरीके की एजुकेशन दी जाती थी। ये अगेन एक वायरस क्वेश्चन, पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया। तो ककतिया राजाओं का इसमें कौन सा पोर्ट है? टू द पॉइंट है यार, है ना। इसको अभी थोड़ा कंक्लूड भी करते हैं। और ये मोतुपल्ली पोर्ट है, नेल्लूरू, मछलीपट्टनम, ये ऐसे यहाँ पे दे के रखा हुआ है। टू द पॉइंट है, मोतुपल्ली पोर्ट उस टाइम पे चलता था जब हम ककतिया साम्राज्य के बारे में, है ना, आएंगे 12th सेंचुरी में, तब हम इनके बारे में देखेंगे। रानी रुद्रमा देवी वगैरह की कहानी देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टकिरुतल? मैंने बताया ना वट्टकिरुतल पे क्वेश्चन आया था, है ना। तो ऊपर हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो जो वट्टकिरुतल है ये क्या है? किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी गार्ड्स, learned persons assembling in royal courts to discuss religious and philosophical matters, young girls keeping watch over agricultural fields, and a king defeated in battle committing a ritual suicide by starving himself to। देखो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस ऑफ वट्टकिरुतल यहाँ पे बताया हुआ है। दैट मीन्स इट इज रेगुलर। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ समथिंग, दैट मीन्स इट इज़ एन एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग, समझ रहे हो ना। और वट्टकिरुतल, दैट मीन्स ये कुछ सिग्निफिकेंट होगा यार, पता ही चल रहा है प्रैक्टिस ऑफ समथिंग। अगर आपको बोले कि प्रैक्टिस ऑफ अश्वमेधा, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट है। इतना नॉर्मल तो नहीं होगा कि कौवे उड़ाती हुई यंग गर्ल्स को अलग से आप एक नाम दे दोगे और इतना महत्वपूर्ण हो जाए, समझ रहे हो। ये तो आपको लॉजिक से पहले हटा ही देना है। दूसरी बात एक ये कि किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, इसके लिए वो कोई प्रैक्टिस करेगा या फिर मतलब कोई ओकेजन होगा क्या इसका? वट्टकिरुतल इस नाम से, और प्रैक्टिस ऑफ वट्टकिरुतल इस नाम से आपको सेंस नहीं आ रही है कि किसी ओकेजन की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक ओकेजन की नहीं। ये तो एक रूटीन फंक्शन हो गया, है ना। ये दोनों गए, आंसर इन दोनों में से एक हो सकता था कोई, नो डाउट। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लर्नड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, है ना। आप इसे संगम की तरफ ले जा सकते हैं, संगम की तरफ ले जा सकते हैं। आंसर इज दिस। जो अकम और पूरम लिटरेचर हमने साउथ में पढ़े, तो जो पूरम लिटरेचर था, वॉर का लिटरेचर था, उसमें वॉरियर एथिक्स की भी बात की गई है। और साउथ में वॉर की जो जो ह्यूमिलिएशन है उसको सहने के बजाय जो राजा हुआ करते थे, जो डिफीटेड किंग था, वो चूज कर लेता था कि भैया मैं तो सुसाइड कर लूँगा, और उसके फॉलोअर भी सुसाइड कर लेते थे, ताकि जो वो कैप्चर हुआ राजा, और जिसने वो कैप्चर किया है राजा, वो भी उसे ये मौका देता था कि ठीक है तुझे वट्टकिरुतल करना है, आई अलाउ यू, आई विल ट्रीट यू विथ विद द रॉयल डिग्निटी। तो वो डिग्निटी का मामला था बस, है ना। दिस वॉज वट्टकिरुतल। बाकी ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बस इससे मैच नहीं कर रही है। किंग वहाँ पे एम्प्लॉय करते थे वुमेन बॉडीगार्ड। इनफैक्ट अगर वो आपको ये भी बोले ना, एक बात ध्यान में रखना, चाणक्य ने बोला है कि राजा को अगर सेफेस्ट रहना है तो उसे अपने क्लोजेस्ट बॉडीगार्ड महिलाएं बनानी चाहिए, है ना। ये तो आजकल चल रहा है ना कि धोखा धोखा, ये एक तो ये यूट्यूबरों ने और पॉडकास्टरों ने दिमाग खराब कर रखा है लोगों का। आई डोंट नो हाउ जेन जी विल सर्वाइव भाई, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि ये जो भी ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशंस हैं, इनका मतलब रहना समाप्त होने वाला है, होने ही वाला है, मतलब ठीक है, ख़त्म होने ही वाले हैं ये सब चीज़ें, मुझे इतना भी लगता है। ऑल थैंक्स टू दीज छपरी यूट्यूबर्स हु आर कंट्रोलिंग all the information channels, controlling the psyche of the people. People are being made to disbelieve on each others, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है आज की। चाणक्य तो कहता है भाई कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अगर कोई किसी पे आप कर सकते हैं वो महिलाओं की इंटीग्रिटी पे है,
चाणक्य ने भी कहा था कि आपने आपको अगर बॉडीगार्ड बेस्ट बनाने हैं तो किंग को महिला बॉडीगार्ड अपने पास रखने चाहिए। साउथ में भी होते थे, इन्हें पदी मंगलीर कहा जाता था। रखना होगा, याद रख लेना। लेकिन ये पदी मंगलीर याद ना भी रहे अगर, एटलीस्ट ये ध्यान में रखना कि वहाँ पे फीमेल बॉडीगार्ड हुआ करती थी। आई होप भाई ये संगम लिटरेचर आपको, मुझे मालूम है कंफ्यूजिंग है, बहुत चीज़ें इसमें, ठीक है। अभी मैं चीज़ें पढ़ा ही रहा था तो काफ़ी चीज़ें मैं खुद बीच में भूले जा रहा था, ठीक है। काफ़ी चीज़ें तो मुझे बीच बीच में रुकना पड़ रहा था याद करने के लिए कि हाँ यार ये वो था, क्योंकि ये है ना, ये बल्कि बल्कि चैप्टर है। लेकिन ट्रेंड से ये भी लगता है यार कि स्पेशली जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, इसमें दो दो बेसिकली दो चैप्टर्स पे, एक संगम एरा का तमिलकम और एक पोस्ट संगम एरा का चोल चेर और पांड्या, इन दो चैप्टर्स पे फोकस किया जाए तो ये अच्छे से आपको मिनिमम 2 नंबर देंगे ही देंगे। यहाँ से सवाल बन रहे हैं, समझ रहे हो। तो इन्हें ज़रूर आप इस सेशन को 1-2 बार देखें। अगर मैं ये यूट्यूब में डाल रहा हूँ तो भाई यूट्यूबरों, हाँ यूट्यूबर तो चलो पैसे कमा ही रहे हैं, ठीक है। हूँ तो मैं भी यूट्यूब में ही अभी, लेकिन अगर आपको कुछ वैल्यू लगती है इन सेशंस में तो और वैल्यू लेने के लिए आप civilspot.in, इस पे आप लॉगिन करें। मेरा ही वेबसाइट है, मेरे बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा इतिहास क्या रहा है टीचिंग का, यूपीएससी का और बाकी चीज़ों का, है ना। मुझे ये सब चीज़ें बताना अच्छा नहीं लगता बार बार, तो आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इन्वेस्टमेंट जो कि आप करेंगे अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी में। ट्रस्ट मी, यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। So do subscribe to this course, civilspot.in. Thank you so much. Take care. Bye bye. As always, love you all. कैसा लगा सेशन भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।